Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. Hello and welcome to PrepLadder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स कोस्टलाइन विद रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। इनमें से कौन सी कंट्री रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ कोस्टलाइन शेयर करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, सऊदी अरेबिया। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये सऊदी अरेबिया का मैप है मेरे पास, और सऊदी अरेबिया की जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे है पर्शियन गल्फ, और जो वेस्टर्न साइड है वो वहाँ पे है रेड सी। और पूरे वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ और रेड सी को टच करती है, और कोई कंट्री यहाँ पे टच नहीं करती है। ओके, और सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में जॉर्डन और इराक हैं, सीरिया, ओके, और साउथ में यमन और ओमान, और यहाँ पे एक टिनी कंट्री है बहरीन, कतर और यूएई। ये ईस्टर्न फ्लैंक पे है सऊदी अरेबिया की। और यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो वर्ल्ड का 60% हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट है वो इस एरिया से निकलता है, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक काफ़ी फ्रेजाइल एरिया में लोकेटेड है, क्योंकि सऊदी अरेबिया लेड कंट्रीज हैं जो यहाँ पे, उनके रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं, तो ये रीजन काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और जो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेट है वो है बेबल मंडप। बेबल मंडप की क्या इंपॉर्टेंस है? जो भी साउथ एशिया की ट्रेड है यूरोप के साथ वो इस ट्रेड पैसेज से पास होती है, बेबल मंडप के थ्रू रेड सी, फिर सुएज कैनाल के थ्रू जब शिप मेडिटेरेनियन में एंटर करते हैं वो फिर अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके यूरोप में। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है वो है गल्फ ऑफ ओकाबा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि जो जॉर्डन है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और जो इजराइल है वो रेड सी को टच नहीं करता। तो जो गल्फ ऑफ ओकाबा है वो रेड सी का पार्ट है, और गल्फ ऑफ ओकाबा के थ्रू इजराइल रेड सी को भी टच करता है और जॉर्डन भी रेड सी को टच करता है। और इसलिए जो जॉर्डन है वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, और जो इजराइल है वो भी मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को टच करता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लोकेशन यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि सीज के नाम दे दिए थे, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कि इनके सी के कोस्ट लाइन के ऊपर कौन सी कंट्रीज हैं। तो आपको ऐसी चीजें मिस नहीं करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो AK सीकरी कमेटी से रिलेटेड है। AK सीकरी कमेटी वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, इम्पैक्ट ऑफ चारधाम महामार्ग विकास परियोजना ऑन हिमालयन वैली। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी रिसेंटली इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था अंडर मिस्टर जस्टिस AK सीकरी। तो जो ये कमेटी है ये क्या एनालाइज करेगी कि जो चारधाम परियोजना है उत्तराखंड में उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो ये एरिया है उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड हिमालय, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ये इन्वायरमेंटली काफी फ्रेजाइल हैं, तो इसलिए ये कमेटी का गठन हुआ है। ऑलराइट, और चारधाम विकास परियोजना के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चारधाम परियोजना एम्स टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू चारधाम पिलग्रिमेज सेंटर्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो जो यहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर हैं उनको कैसे बेटर सर्व करा जा सके उसके लिए यहाँ पे रोड्स को इनलार्ज किया जाएगा। और जो ये एरिया है स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल एंड ईस्टर्न लद्दाख, तो ये वेस्टर्न सेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइना बॉर्डर, तो यहाँ पे चाइनीज इनकर्जन्स होती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की बेटर मूवमेंट के लिए रोड्स को इनलार्ज करना पड़ेगा। ये इसका स्ट्रेटेजिक पर्पस भी है, लेकिन इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। और जो ये रोड है चारधाम परियोजना के अंदर, इनको बनाव कौन रहा है? BRO। जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1960 में बनाया था नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जो BRO है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। एंड अपार्ट फ्रॉम BRO जो उत्तराखंड का PWD डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे रोड बना रहा है, एंड नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो भी यहाँ पे इनकी हेल्प कर रही है रोड्स बनाने के लिए। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इज अंडर द एजिस ऑफ। तो जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। अभी यूनियन कैबिनेट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन
की क्रिएशन को अप्रूव किया। और जो ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, ये क्या करेगी, जो भी CPSU हैं या PSUs हैं, उनके पास काफ़ी लैंड है जो रिजर्व है, जो अनयूज्ड है या जो अंडर यूज्ड है, तो वो जो लैंड है ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन उसको मोनेटाइज कर देगी। इससे इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा। कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल 355। 355 के अंडर यूनियन की ये ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रेशन। तो इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो भी अभी बीरभूम में वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुई है उसके तहत काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अर्ज किया है टू इन्वोक आर्टिकल 355। तो यहाँ पे जो आपको आर्टिकल 355 के बारे में याद रखना है, सबसे पहले तो जो आर्टिकल 355 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर आता है। पार्ट 18 किससे डील करता है, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। और जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ये चीजें प्रीलिम्स में आती रहती हैं, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। ओके, और 3 तरह की इमरजेंसीज हैं। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कभी इन्वोक नहीं किया। काफी सारे लोगों को लगता है कि 1991 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी, बट कभी नहीं इसको इन्वोक किया गया। और आर्टिकल 355 के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिकल 355 के अंदर यूनियन इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी यूनियन ऑब्लिगेटेड है कि देखना कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल भी रही है या नहीं। और जो यहाँ पे सेंटर को लगता है कि कोई स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही, ओके, तो इट इज अ ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अफगानिस्तान एंड श्रीलंका आर द मेजर इंपोर्टर ऑफ मेज फ्रॉम इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, मेज इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस एंड व्हीट। तो जो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट हैं। क्यों, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों लिया है। क्योंकि अभी इंडिया ने 816.3 मिलियन टन जो मेज है वो एक्सपोर्ट किया है। तो ये एक एक्सेप्शनल फिगर है, तो ये न्यूज़ में भी है, इसलिए हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है। प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, किसको इंपोर्ट, कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर है। एक बार पूछा था कि सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर कौन है, बीच में इंडिया राइस का एक्सपोर्टर बना था सबसे बड़ा। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो बांग्लादेश और नेपाल हैं, क्वेश्चन में बोला था कि जो बांग्लादेश और नेपाल हैं सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, नहीं। तो जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया से वो है वियतनाम, और वियतनाम ने 244.24 मिलियन टन जो मेज है वो इंडिया से इंपोर्ट किया है। ऑलराइट, और इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ताइवान, ओमान एक्सेट्रा, ये भी इंडिया से मेज को इंपोर्ट करती है। और जो इंडिया का जो ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है जो बढ़ रहा है, उसका रीज़न ये भी है कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल सप्लाईज हैं वो कम हुई है। जैसे यूक्रेन यूरोपियन मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोवाइड करता है, रशिया वीट प्रोवाइड करता है, बट रशिया इज अंडर सैंक्शंस, तो वो उनसे लेंगे नहीं। तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू ग्रैब द मार्केट। ऑलराइट, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या था कि जो मेज है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, गलत। तो जो मेज है वो राइस और वीट के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। और इंडिया में ये सीरियल क्रॉप मेज कहाँ कहाँ होता है, कर्नाटका, MP, केरला, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको मिस नहीं कर सकते, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नोन एज केक वॉक। एक एक नंबर प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्लंडर मत कीजिएगा। Alright, so this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you so much.